एवरीवन, वेलकम टू लीडर्स। मेरा नाम अनुपम राठौर है और आज हम करने जा रहे हैं शुंग, कंड और सातवाहन साम्राज्य। इससे पहले की लेक्चर में मैंने आपको करवाया था मौर्य साम्राज्य, जिसमें मौर्य शासकों के बारे में बताया था। अशोक के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया है, ठीक है। उसके बाद उनकी प्रशासनिक व्यवस्था बताई, मौर्यों की कैसी थी, ठीक है। अर्थव्यवस्था कैसी थी, ठीक है। भारत का एकीकरण कैसे हुआ, ठीक। और उसके अलावा उनका साहित्य और कला के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, बौद्ध धर्म के विकास में क्या योगदान रहा, ये सारी चीजें मैंने आपको मौर्य साम्राज्य में करवाई थी। अगर आप इतना कर लेते हैं मौर्य साम्राज्य का, तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, और क्लास शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जो मौर्योत्तर काल था, मतलब कि मौर्यों के बाद का जो टाइम था, उसमें भारत की कंडीशंस कैसी थी और जो विदेशियों का आक्रमण हुआ, वो कौन कौन से विदेशी थे जिन्होंने आक्रमण किया और उन्होंने यहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया, उसके बारे में हम जानेंगे इसमें। तो देखते हैं, जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है तो क्या होता है कि देखिए, जब कोई एकीकृत शक्ति जो होती है, जो शासन कर रही होती है, उसका पतन होता है, तो क्या होता है, जो उसके नीचे सामंत होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपना अपना स्वतंत्र राज्य बनाने की कोशिश करते हैं। यही काम हुआ मौर्यों के पतन के बाद, ठीक है। क्या हुआ कि क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो गया, जिसमें से कौन कौन से थे, शुंग थे, कंड्व थे, सातवाहन थे, ठीक। ये सारे जो राजवंश हैं, ये धीरे धीरे उग जाते हैं मौर्योत्तर काल में आके। इसके अलावा क्या होता है, जब एकीकृत शक्ति का पतन होता है, तो नॉर्मली क्या होता है कि विदेशियों को मौका मिलता है आक्रमण करने का या उस प्रदेश को जीतने का, ठीक है। वही यहाँ पे भी हुआ एक तरीके से। तो बात करते हैं मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था बृहद्रथ, ठीक है। अब इसका जो मौर्यों का जो सेनापति था, पुष्यमित्र शुंग, इसने क्या किया, 185 ईसा पूर्व में, क्यों ऐसा हुआ कि हर जो लास्ट शासक रहा है, उसके बाद सेनापति, मंत्री या किसी न किसी ने उसका वध करके अपना साम्राज्य स्थापित किया है। क्योंकि एक शक्तिशाली राजा के बाद जब वो साम्राज्य स्थापित कर दिया उसने, उसके बाद क्या हुआ, हर वंश में आप ये चीज देखेंगे कि उसके बाद जो है कमजोर शासकों का शासन आ जाता है, और कमजोर शासक जो है वो उसी सत्ता को बनाए रखने के लिए हर मंत्री को खुश करने की कोशिश करते हैं, उन्हें जागीरें बांटते हैं, शक्तिशाली बना देते हैं, ठीक है। और जो शक्तिशाली सबसे ज्यादा बन जाता है, वही क्या करता है, एट लास्ट आके उनका वध करके और उस साम्राज्य का अंत कर देते हैं, ठीक। ये सीधा सीधा एक फंडा होता है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, 185 ईसा पूर्व में उसकी हत्या करके, किसकी, बृहद्रथ की, जो अंतिम मौर्य साम्राज्य का शासक था, इसकी हत्या करके क्या किया, शुंग वंश की स्थापना की, ठीक। अब थोड़ा सा हम भारत की कंडीशन देख लेते हैं, भारत में क्या था उस टाइम पे। देखो यहाँ पे तो मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है, तो उस टाइम जो उत्तर भारत है, ठीक है, उत्तर भारत में बेसिकली किसका शासन होता है, शुंग का और कंडव का। और जो मध्य व दक्षिण भारत जो है, मध्य और दक्षिण भारत में शासन होता है किसका, सातवाहन का, ठीक है। ये तो थी भारत की कंडीशन, ठीक है। जो विदेशियों का आक्रमण होता है, उसमें कौन कौन आक्रमण करते हैं, यूनानी आते हैं, शक आते हैं, पहलव आते हैं, कुषाण आते हैं उसके बाद में। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये क्रम याद करना है, ठीक है। क्या करना है, क्रम याद करना है कि जो विदेशियों का आक्रमण हुआ, उनका क्रम क्या है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि इनका क्रम ही पूछ लिया जाता है। तो जो सबसे पहले आक्रमण करता थे वो थे यूनानी, उसके बाद आए शक, और उसके बाद आए पहलव। पहलव को ही क्या कहते हैं, पर्थियन कहते हैं, ठीक। और इसके बाद आते हैं आपके कुषाण, और इन्हीं को, चाहे ये विदेशी शासक हो, चाहे जो भारत में शासन कर रहे थे, इन्हीं को हम मौर्योत्तर काल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं।
देखिए, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, अगर आप लोगों को इनके पीडीएफ नोट्स चाहिए, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे ये हो रिटन नोट्स हो, ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे वो पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सबसे पहला जो शासन होता है वो आता है शुंगों का। तो जैसा कि आपको बताया 185 ईसा पूर्व में क्या हुआ, जो अंतिम शासक था वृद्धदर्थ की, इसकी हत्या कर दी जाती है। और कौन करता है? सेनापति पुष्यमित्र शुंग करते हैं, ठीक। और स्वयं राजा बनकर ये क्या करता है? शुंग वंश की स्थापना कर देता है, ठीक है। और क्या है? शुंगों की राजधानी क्या होती है? ये होती है आपकी पाटलिपुत्र। और जो इनका महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र आता है वो आता है आपका विदिशा। तो शुंगों की अगर टाइमिंग की बात करें तो स्थापना कब हुई? 185 ईसा पूर्व में, मतलब 185 बीसी से लेकर ये रहे आपके 73 बीसी तक। ये इनकी टाइमिंग हो जाएगी, ठीक। अब शुंगों के बारे में हम देखते हैं, जो शासक रहे शुंग काल के वो कौन कौन रहे। सबसे पहला तो पुष्यमित्र शुंगी था, जो क्या है? संस्थापक है। उसके बाद आता है आपका अग्निमित्र। अग्निमित्र कौन था? ये पुष्यमित्र शुंग का ही पुत्र था, ठीक है। उसके बाद आता है वसुमित्र। वसुमित्र को बेसिकली इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसने यवनों पर विजय हासिल की थी, ठीक है। ये इसका मेन काम था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि शुंग वंश के किस शासक ने यवनों पर विजय स्थापित की, तो वो था आपका वसुमित्र। इसके बाद आता है आपका देवभूति। देवभूति जो है वो शुंगों का क्या था? अंतिम शासक था। चलिए अब हम देखते हैं, एक एक करके शासकों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आता है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग आपने देखा ही कि ये क्या था? संस्थापक था, ठीक है। और ये क्या था? इससे पहले, राजा बनने से पहले, मौर्यों का सेनापति था। देखिए, यवनों पर विजय जो हासिल की वो किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग का कौन था? पौत्र था वसुमित्र। सॉरी, वसुमित्र ने तो यवनों पर विजय हासिल की थी, ठीक है। पर ये हासिल किस टाइम में की है? ये की है आपकी पुष्यमित्र शुंग के टाइम में की है, ठीक। अब जो वसुमित्र है इसका उल्लेख हमें मिलता है कालिदास के नाटक मालविकाग्नि मित्र में, ठीक। किसमें मिलता है? कालिदास के नाटक मालविकाग्नि मित्र में मिलता है। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी सार्वभौमिक सत्ता सिद्ध करने के लिए क्या किया था? 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ठीक। जो अश्वमेध यज्ञ किए हैं इनका उल्लेख किस किस में है? इनका उल्लेख मिलता है आपको एक तो अयोध्या अभिलेख में, ठीक। अयोध्या अभिलेख किसने स्थापित किया था? ये किया था पुष्यमित्र शुंग का ही राज्यपाल था। क्या नाम था उसका? धन देव। धन देव ने किया था, ठीक है। दूसरा आता है आपका मालविकाग्नि मित्र में मिलता है और पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है, ठीक। अब जो यवनों की विजय है इसका वर्णन जो है वो मिलता है हमें गार्गी गार्गी संहिता में। किसमें मिलता है? गार्गी संहिता में मिलता है, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ से यह स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है कि शुंग काल में वैदिक परंपरा का पुनरुत्थान हुआ था, ठीक। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? वैदिक और ब्राह्मण धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। इसने क्या किया? अपने शासन काल में संस्कृत को अपनी भाषा एवं वैदिक अध्ययन को संरक्षण मिला था। तो जो किस भाषा को संरक्षण मिला शुंग काल में, वो कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। जो महान व्याकरणाचार्य हैं, कौन? पतंजलि, वो क्या थे? इसी काल में, मतलब शुंगों के टाइम में ही इन्होंने क्या किया? महाभाष्य की रचना की थी। इसके अलावा जो मनु की मनुस्मृति है, मनु की क्या है? मनुस्मृति, ठीक है। इसका जो वर्तमान स्वरूप है इसकी रचना भी किसमें हुई है? शुंग काल में ही हुई है, ठीक है। इतनी चीज ध्यान रहेगी आपको, ठीक। नेक्स्ट क्या आता है? पतंजलि ने अपने ग्रंथ में शुंगकालीन राजनीतिक परिस्थितियों का भी उल्लेख किया है, ठीक है। जो पतंजलि थे इन्होंने क्या किया है? शुंगकालीन, जब लिखा ही इस टाइम पे गया है तो क्या होगा? शुंग काल की परिस्थितियों का वर्णन इसमें मिलता है हमें। नेक्स्ट आता है आपका अग्निमित्र। पुष्यमित्र के बाद में इसका बेटा है, ठीक है, अग्निमित्र। ये राजा बनता है
और ये क्या था, ये विदिशा का राज्यपाल रह चुका था। ठीक है, विदिशा क्या था, शुंगों का एक प्रशासनिक केंद्र था, तो ये विदिशा का राजा रह चुका था। जो कालिदास का नाटक है मालविकाग्नि मित्र, इसका नायक कौन है, अग्निमित्र ही है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो कालिदास का नाटक है कौन सा, मालविकाग्नि मित्र, ठीक है, इसका नायक कौन है, अग्निमित्र है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वसुमित्र। वसुमित्र क्या है, वसुमित्र जो है वो इसका पौत्र था पुष्यमित्र शुंग का। और आपको पता ही है कि यवनों की विजय का किसने की थी, वसुमित्र ने ही की थी। इसने क्या किया था, जो अश्वमेघ यज्ञ किए थे किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। तो घोड़ा छोड़ा जाता है अश्वमेघ यज्ञ में। ठीक है, इस घोड़े की रक्षा करते हुए सिंधु नदी के तट पर क्या किया था, यवनों को पराजित किया था। इसीलिए यवनों को पराजित करने का श्रेय किसको है, वसुमित्र को है। और इसकी विजय का उल्लेख हमें किसमें मिलता है, मालविकाग्नि मित्र में मिलता है। ठीक, चलिए इतनी चीज क्लियर हो गई होगी आपको। अब आ जाता है जो शुंग वंश था, इसका लास्ट शासक होता है और वो है आपका देवभूति। ठीक है, ये अंतिम शासक है। इसी के टाइम में क्या किया था, जो वासुदेव कंड है, ठीक है, इन्होंने 73 ईसा पूर्व में कंड इसकी हत्या करके, किसकी हत्या की, देवभूति की हत्या करके क्या किया, कंड वंश की स्थापना कर ली। क्लियर इतनी चीज। तो ये तो हो गया आपका शुंग वंश। शुंग वंश में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे। बेसिकली क्वेश्चन क्या बनता है, संस्थापक कौन था, ठीक है, और अंतिम शासक कौन था, स्थापना किसने की थी, और जो मौर्य का अंतिम शासक था वो कौन था। ठीक है, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। दूसरी चीज क्या है, भारत में शासन करने वाले जो मौर्योत्तर काल में थे वो शासक कौन थे, और जो विदेशियों का आक्रमण हुआ उनका क्रम क्या था। इतनी चीजों को आप ध्यान रखेंगे, ये आपका पूरा शुंग वंश जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं शुंगकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कैसी थी। शुंगों ने क्या किया था, जो मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था थी इसको पूर्णतः समाप्त नहीं किया था, बल्कि क्या किया, इसी में थोड़ा बहुत चेंजेस करके इसको अपना लिया था। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक व्यवस्था मौर्य काल में थी वही क्या थी, शुंग काल में भी चलती रही। यद्यपि शुंग शासक जो थे वो ब्राह्मण धर्म के संरक्षक थे, फिर भी इन्होंने क्या किया, जो बौद्ध कला था इसका उल्लेखनीय विकास हुआ था। ठीक, अब इस काल में क्या किया, बौद्ध काल को बौद्ध धर्म के विकास के लिए इस काल में क्या क्या किया गया। एक तो देखिए, सांची के स्तूप का क्या किया, विस्तार किया गया। दूसरा क्या था, भरहुत स्तूप का विकास किया गया। और तीसरी क्या थी, ये जो है रैलिंग और तोरण इनका निर्माण ये भी कहाँ किए गए, सांची स्तूप में ही किया गया है। ठीक है, शुंगकालीन कला में पहली बार क्या था, बड़ी संख्या में कथात्मक मूर्ति कला विकसित हुई थी। ठीक है, तो अगर कथात्मक मूर्ति कला जो है वो पहली बार कहाँ विकसित हुई या किस काल में विकसित हुई बड़ी संख्या में, तो वो क्या थी, शुंग काल था। ठीक है, और इस काल में आपको बताया ही था अभी मैंने ऊपर, संस्कृत साहित्य का विकास हुआ, संस्कृत भाषा को ही संरक्षण दिया गया शुंग काल में, तो क्या होगा, संस्कृत साहित्य का ही विकास होगा। ठीक, इतनी चीज क्लियर होगी। अब हम देखते हैं कि रचनाएं क्या क्या थी। मेनली आपकी दो ही रचनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं शुंग काल की, कौन कौन सी, एक तो आपकी महाभाष्य आती है, ये किसकी है, पतंजलि की है। दूसरी आती है आपकी मालविकाग्नि मित्र, मालविकाग्नि मित्र किसकी है, कालिदास की है। पर देखिए, इसकी रचना जो हुई है वो गुप्त काल में हुई है। ठीक है, मतलब आगे जाके होगी, पर इसका विषय जो है वो क्या है, आपका शुंग काल है। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंड वंश की। कंड वंश की बात करें तो इसका जो टाइमिंग आता है वो आता है आपका 75 बीसी से लेकर आपका 30 बीसी तक। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसकी स्थापना किसने की थी। जो शुंग वंश था इसका लास्ट शासक कौन था, अभी बताया आपको, देवभूति था इसका लास्ट शासक। तो इसकी जो हत्या थी वो इसी के मंत्री ने, क्या नाम था उसका, वासुदेव कंड, इसने 73 ईसा पूर्व में कर दी थी इसकी हत्या। ठीक, अब जब हत्या कर दी तो ये राजा बनेगा, राजा बना तो कौन सा वंश स्थापित हुआ, कंड वंश स्थापित हुआ।
कंड वंश ने क्या कहते हैं उसे, मुख्यतः मगध और उसके आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया था। इस वंश का जो शासन काल है वो लगभग क्या था, 73 से 28 ईसा पूर्व। मतलब एग्जैक्टली आपको टाइमिंग तो नहीं मिलता है, किसी बुक में क्या मिलेगा आपको 73 से 28 बीसी मिलता है, किसी किसी में 75 टू 30 मिलता है। तो आप मोटा मोटी मान के चलिए कि 73 से लेकर 30 के बीच का टाइमिंग जो है वो लगभग किसका है, कंड वंश का है। अब बात करते हैं इनके शासकों की। जो शासक हुए कंड वंश के वो कौन कौन थे। पहला तो वासुदेव कंड है, ये तो संस्थापक ही है, ठीक है। दूसरा आता है आपका भूमिमित्र। भूमिमित्र कौन है, वासुदेव का उत्तराधिकारी होगा। और तीसरा है आपका नारायण, ठीक। और लास्ट आता है आपका सुशर्मा, जो कंड वंश का अंतिम शासक रहा है, ठीक। इतनी चीज क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं, हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। कंड वंश जो है वो इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता, नॉट इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। संस्थापक आप ध्यान रखेंगे, ठीक। बस थोड़ी सी चीजें आती हैं इसके बारे में जानना जरूरी होता है। पहली चीज क्या है, एक तो ये ब्राह्मण वंश था। शुंग भी क्या था, ब्राह्मण वंश था। राजधानी क्या थी इसकी, पाटलिपुत्र थी, किसकी, कंड वंश की, ठीक। दूसरी क्या थी, वैदिक परंपराओं का संरक्षण दिया गया था इस टाइम में भी, ठीक। कंड वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। कौन था, सुशर्मा था। और 28 ईसा पूर्व में जो सातवाहन शासक था सिमुक, इसने इसे पराजित करके क्या किया, कंड वंश का अंत कर दिया। तो कंड वंश का अंत किसने किया, सातवाहन शासक सिमुक ने, ठीक। चलिए अब बात करते हैं हम सातवाहन शासकों की। देखिए, चाहे तो उत्तर भारत का हिस्सा रहा हो चाहे दक्षिण भारत का हिस्सा रहा हो, मौर्यों के पतन के बाद पे क्या हुआ था, अलग अलग क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो गया था और अपने अलग अलग राज्य बना लिए थे। यहीं पे क्या होता है, ये तो शुंग और कंड तो हो गए आपके उत्तर और उत्तर भारत में, ठीक है। जो सातवाहन है वो मध्य और दक्षिण भारत में आते हैं, ठीक। यहाँ पे भी क्या हुआ था, दक्षिण भारत में भी अनेक साम्राज्यों का उदय हुआ, सॉरी राज्यों का उदय हुआ। इनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन थे, सातवाहन वंश थे। जो सातवाहन है इनके अलग अलग नामों से जाना जाता है, क्या, आंध्र के नाम से सातवाहनों को आंध्र, आंध्र भृत्य या सातकर्णी वंश भी कहा जाता है। और पुराणों में इन्हें क्या कहा गया है, आंध्र कहा गया है, ठीक है। सातवाहन जो है वो क्या है, एक चीज ध्यान रखिए, जो महाराष्ट्र के 7 राजवंशों में पहला माना जाता है इन्हें, ठीक है। 7 राजवंशों में पहला माना जाता है, ठीक। और जो मौर्योत्तर कालीन राजवंश है इनमें सबसे ज्यादा जो लंबे समय तक शासन किया है वो किसने किया है, सातवाहनों ने ही किया है, इतना ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं हम सातवाहन वंश की स्थापना की। तो जो सातवाहन वंश की स्थापना है वो किसने की थी, वो सिमुक ने की थी। अभी देखा आपने, क्या कंड वंश का जो अंतिम शासक था उसको किसने मारा, सिमुक ने मारा था, ठीक है। और उसने लगभग 60 से 30 ईसा पूर्व के बीच में दक्कन क्षेत्र में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। कंड वंश का जो लास्ट शासक था उसका नाम क्या था, सुशर्मा था, ठीक है। सातवाहनों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो क्या थी आपकी, प्रतिष्ठान थी। और वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है, पैठन, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। और बाद में जो इनकी राजधानी बनी वो क्या थी, अमरावती, ठीक है। तो दो चीजें याद रखेंगे, क्या क्या, एक तो प्रतिष्ठान इनकी राजधानी हो गई और दूसरी अमरावती हो गई, ठीक। इतनी चीज क्लियर हो गई। और संस्थापक कौन था सातवाहनों का, सिमुक था, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं इनके शासकों की। सातवाहन वंश के जो शासक थे उसमें सिमुक आपका संस्थापक हो गया। दूसरा आता है कृष्ण, ये नॉट सो इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान नहीं भी रखेंगे नहीं भी याद रहेगा तो कोई ज़रूरत नहीं है। सातकर्णी फर्स्ट, सातकर्णी फर्स्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्या है, प्रारंभिक जो महान शासक हुआ सातवाहनों का वो कौन था, वो आपका सातकर्णी फर्स्ट था। इसके बाद आता है आपका हाल। ये हाल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ये सबसे महान शासक रहा। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, इसने क्या किया, साम्राज्य का विस्तार किया। और तीसरा आ जाता है आपका यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी जो है
वो आपका लास्ट शासक होता है। ठीक, बात करते हैं हम सिमुक की। सिमुक इतनी बार देख लिया, सिमुक की सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है और वो है कि उसने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। ठीक है, मतलब सातवाहन काल की जो नींव रखी गई वंश की, वो किसने रखी? सिमुक ने रखी। अब आते हैं आपका कृष्ण। कृष्ण जो है वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ना इसके बारे में कोई खास जानकारी और ना ही ये एग्जाम में पूछा जाता है। बस इसका जो उल्लेख है वो आपको नासिक अभिलेख में इसके शासन की जानकारी मिलती है। ये एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कृष्ण के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं सातकर्णी फर्स्ट की। जो सातकर्णी फर्स्ट है वो सातवाहन वंश का पहला शक्तिशाली शासक माना जाता है। इसने क्या किया? अपनी शक्ति को दिखाने के लिए उस टाइम पे क्या करते थे राजा? अश्वमेध यज्ञ या फिर राजसूय यज्ञ करते थे। अश्वमेध यज्ञ आपको पता ही है, घोड़ा छोड़ दिया जाता था और जहां जहां से वो गुजरता था वो राजा या तो उससे युद्ध करना पड़ता था, उस राजा से जिसने घोड़ा छोड़ा है अपना, और अगर वो हार जाते थे तो उनके अधीन आ जाता था। ठीक है, और नहीं तो वो क्या करते थे, जिस भी राज्य से वो घोड़ा गुजरता था वहां का राजा जो था वो स्वेच्छा से उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता था। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो ये क्या था? ये शक्ति प्रदर्शित प्रदर्शित करने का एक तरीका था। ठीक है, उस टाइम पे तो क्या किया इसने? 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। इसकी रानी का नाम क्या है? नैनिका, या जिसको कहा जाता है नगनिका। नगनिका का नानाघाट अभिलेख जो है वो इसके शासन काल की महत्वपूर्ण जानकारी हमें इससे मिलती है। और जो नानाघाट अभिलेख है वो कहाँ से मिला है हमें? महाराष्ट्र से मिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो क्या हुआ सातकर्णी फर्स्ट के बारे में? एक तो नगनिका, इसकी बीवी का नाम था। सातकर्णी फर्स्ट की अभिलेख कौन सा है? नानाघाट अभिलेख है। ठीक, और नानाघाट अभिलेख कहाँ है? आपका महाराष्ट्र में है। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं हाल। हाल जो है वो सातवाहन वंश का प्रसिद्ध शासक था। इसका नाम जो है वो साहित्य के क्षेत्र में विशेषतः प्रसिद्ध है। ठीक है, हाल जो है बेसिकली किस क्षेत्र में फेमस रहा? ये साहित्य के क्षेत्र में फेमस रहा है। अब क्यों फेमस रहा है? क्योंकि इसने रचना करी थी गाथा सप्तशती, या जिसे कहा जाता है गाहा सतसई। ठीक, और ये किस में है? प्राकृत भाषा में लिखा गया है। दूसरी चीज क्या है? ये एक तो श्रृंगार रस प्रधान है। ठीक है, श्रृंगार रस प्रधान ये रचना है। क्लियर हो गया इतना? अब हाल के संरक्षण में ही क्या था? गुणाढ्य ने, क्या नाम है साहित्यकार का? गुणाढ्य। गुणाढ्य ने किसकी रचना की थी? वृहद कथा कोश। वृहद कथा कोश की रचना की। और क्या था? सर्ववर्मन, इसने संस्कृत भाषा में क्या लिखा? कातंत्र कातंत्र व्याकरणम। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए, ये हो गया। अब हम देख लेते हैं कि इसके टाइम में, जो हाल का टाइम था, इसमें सातवाहनों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसी थी। सातवाहनों ने क्या किया कि जो प्रशासन की प्रेरणा थी वो किससे ली थी? मैंने आपको पहले भी बताया, शासन व्यवस्था जो है वो एज इट इज मौर्यों वाली ही अपनाई थी, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके। ठीक है, क्योंकि हर टाइम के बाद क्या होता है, एक जब नया युग आता है या नया टाइम आता है तो थोड़ी बहुत चेंजेस तो आते ही है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को चेंज कर दिया था। सातवाहन समाज में ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और स्थानीय परंपराओं का हमें मिश्रित रूप दिखाई देता है। ठीक, अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए, प्रशासन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मौर्योत्तर काल का, पर कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपसे पूछ ली जाती हैं। क्या है? एक तो वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, ब्राह्मणों को भूमिदान दिया गया, व्यापारियों का प्रभाव बढ़ा था, महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति थी वो कैसी रही? अपेक्षाकृत अच्छी थी, और श्रेणियों का महत्व यहाँ पर आकर बढ़ गया था। ठीक, सातवाहन शासक जो है वो मुख्यतः क्या थे? ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे वो ठीक थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि बाकी सारे धर्मों को नकार दिया था। बाकी धर्मों को भी क्या दिया गया था? यहाँ पर संरक्षण दिया गया था।
अब बात करते हैं कि जो सातवाहन है इनका महत्व क्यों है सातवाहनों का। पहली चीज तो एक ध्यान रखेंगे कि दक्षिण भारत में पहला शक्तिशाली साम्राज्य वो किसने स्थापित किया था? सातवाहनों ने स्थापित किया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में जो पहला शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया वो किस वंश ने किया था, तो वो आपका आंसर हो जाएगा क्या? सातवाहनों ने। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच जो सांस्कृतिक संपर्क बढ़ा वो भी किसके टाइम में बढ़ा है? वो सातवाहनों के टाइम में ही बढ़ा है। दूसरी चीज क्या है? प्राकृत भाषा को संरक्षण दिया, और मेनली किसको संरक्षण दिया? साहित्य को संरक्षण दिया था। विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला है। और दूसरी चीज क्या आती है कि जो सातवाहन थे इन्होंने न सिर्फ ब्राह्मण धर्म को ही अपनाया बल्कि बौद्ध धर्म और बाकी धर्मों को भी संरक्षण दिया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम गौतमीपुत्र सातकर्णी की। गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है वो लगभग 106 से लेकर 130 ईसा पूर्व तक रहते हैं। ठीक है, ये क्या है? सातवाहन वंश के सबसे महान और शक्तिशाली शासक माना जाता है। ठीक, इसके शासनकाल की जो जानकारी मिलती है वो हमें नासिक अभिलेख से मिलती है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी का हमें अगर जानकारी मिलती है तो वो किससे मिलती है? नासिक अभिलेख से मिलती है। जो नासिक अभिलेख है इसे क्या कहा जाता है? नासिक अभिलेख को फ्यूनरल फ्यूनरल ओरेशन। तो फ्यूनरल ओरेशन किसे कहा जाता है? नासिक अभिलेख को कहा जाता है। और ये किसने बनवाया था? इसकी माता गौतमी बलश्री द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। और ये जो है नासिक अभिलेख न सिर्फ गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी देता है बल्कि ये संपूर्ण जो सातवाहन इतिहास है उसका ये महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ठीक है, तो जो गौतमीपुत्र है इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाती है? इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी जो पश्चिमी क्षेत्र में छत्रप की उपाधि कौन धारण करते थे? शक धारण करते थे, मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, तो किसने? पश्चिमी जो शक थे इन शासकों में नहपान को पराजित करने की उपलब्धि जो है वो गौतमीपुत्र सातकर्णी की है। क्लियर हो गया? नहपान ने अपने सिक्कों पर गौतमीपुत्र के ने अपने नाम की पुनर्मुद्रांकन करवाई थी। ठीक है, किसके सिक्कों पर करवाई थी? नहपान के सिक्कों पर। जो इसकी विजय का क्या है? महत्वपूर्ण प्रमाण मिलता है। और इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण पथ का स्वामी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है दक्षिण पथ का स्वामी किसे कहा जाता है तो किसको कहते हैं? गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहते हैं। नासिक अभिलेख में उसे क्या कहा गया है? ब्राह्मणों का संरक्षक कहा गया है और क्षत्रियों के अभिमान का नाश करने वाला कहा गया है। किसको कहा गया है? गौतमीपुत्र सातकर्णी को। अब हम बात करते हैं वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी की। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी हो गया। देखिए, जो गौतमीपुत्र सातकर्णी था इसके बेटे का नाम क्या था? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। ये गौतमीपुत्र के बाद शासक बनता है। इसने क्या किया? साम्राज्य को सुदृढ़ बनाए रखा और समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया। इसके शासनकाल में क्या हुआ? एक तो आंध्र प्रदेश का विकास हुआ। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश का विकास जो है वो किसके शासन में हुआ था, तो किसके शासन में हुआ? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के शासन में हुआ था। नेक्स्ट आता है अमरावती। ये महत्वपूर्ण नगर बन गया। आंध्र प्रदेश में ही है अमरावती, तो जब आंध्र प्रदेश का विकास हुआ तो क्या होगा? जो अमरावती था वो एक महत्वपूर्ण नगर बन जाता है। रोमन साम्राज्य के साथ इनका व्यापार बढ़ा और इसकी जानकारी जो हमें मिलती है वो इनके सिक्कों पर बने जो जहाज की आकृति है उससे मिलती है, जो समुद्री व्यापार के क्या गए महत्व को दर्शाती है। तो अगर बात की जाती है कि जो सातवाहन थे इनके सिक्कों पर अगर ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि जहाज की आकृति जो है वो किस शासक के सिक्कों पर मिलती है, तो आपका आंसर क्या होगा? सातवाहनों के सिक्कों पर मिलती है। इसके बाद आ जाता है आपका यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी की बात करें तो ये सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। बाकी ऐसा कुछ नहीं है इसमें इम्पोर्टेंट जो यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में बताया जाए। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम सातवाहन वंश प्रशासन। सातवाहनों का जो प्रशासन था वो कैसा था? देखिए, एक तो पहली चीज है राजा है तो क्या होगा? राजतंत्र पर आधारित होगा।
अब जैसा पहले बताया था कि इन्होंने क्या किया, मौर्य जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको थोड़ा बहुत अपने टाइम के हिसाब से चेंज करके अपना लिया था। तो इन्होंने भी क्या किया, जो प्रशासनिक इकाइयां थी इसको विभाजित किया विभिन्न प्रांतों में और जिलों में, जैसा मौर्य साम्राज्य में विभाजित किया गया था। दूसरी चीज क्या है, सातवाहन काल में पहली बार बड़े पैमाने पर भूमि दान की परंपरा विकसित होती है। और जो भूमि दान थी वो किस किस को दी जाती थी, मुख्यतः ब्राह्मणों को, ठीक है, बौद्ध विहारों को या फिर धार्मिक संस्थाओं को दी जाती थी। देखिए शुरुआत तो जो हो जाती है, भूमि दान की जो प्रथा होती है उसकी शुरुआत होती है सातवाहन में, लेकिन जो गुप्त काल आता है उसमें ये जो भूमि दान की प्रथा थी वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो जाती है और बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती है। इसीलिए सामंती व्यवस्था की शुरुआत गुप्त काल से मानी जाती है। ठीक। जो सातवाहन थे इन्होंने क्या किया, अर्थव्यवस्था का जो इनका आधार था वो कृषि भी थी, मतलब इनकी इकोनॉमी कृषि पर भी आधारित थी, व्यापार पर भी आधारित थी और क्या था, उद्योग पर भी आधारित थी। सातवाहन काल में व्यापार जो था वो अत्यधिक विकसित था। ठीक। क्यों विकसित था, देखो एक तो रोमन सिक्के मिले हैं हमें सातवाहनों के टाइम के, दूसरी चीज क्या है, इनके खुद के सिक्कों पर भी क्या है, जहाज की आकृति मिली है। तो जहाज की आकृति मिली है मतलब समुद्री जो व्यापार था वो इनका विकसित था। अगर प्रमुख व्यापारिक नगरों की बात करी जाए तो कौन कौन से थे प्रमुख व्यापारिक नगर, एक तो प्रतिष्ठान हो जाएगा, अमरावती होगा, टेगरा होगा, नासिक होगा और जुन्नर होगा। देखिए आपके लिए ये काम है, जो भी ये मैंने आपको व्यापारिक नगर बताए हैं ये किस किस राज्य में स्थित है वर्तमान में, ये आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि जैसे प्रतिष्ठान है, प्रतिष्ठान किस राज्य में स्थित है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपको बताने होंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको ढूंढेंगे और फिर मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक। चलिए नेक्स्ट आता है, रोमन साम्राज्य के साथ इनका व्यापार जो था वो कैसा था, विकसित था, हमने देखा ही। ठीक। अब ये पता कैसे चलता है कि विकसित था, क्योंकि जो रोमन स्वर्ण सिक्के हैं या रोमन स्वर्ण मुद्राएं हैं वो हमें सातवाहनों के राज्य से मिली हैं। ठीक। और इन्होंने क्या किया, व्यापार हो या कारीगर हो, मतलब व्यापार को भी और उद्योग को भी व्यवस्थित करने के लिए श्रेणियों में इन्होंने क्या किया, संगठित कर दिया था व्यापार और कारीगरों को। ठीक। नेक्स्ट आता है आपका सातवाहन कालीन कला। सातवाहन काल में जो बौद्ध कला थी इसका क्या हुआ, अत्यधिक विकास हुआ था। ठीक। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, स्तूप का निर्माण करवाया, चैत्य गृह बनवाए, विहार बनवाए, शैलकृत गुफाएं बनवाई, मूर्ति कला का विकास किया था। देखिए जो स्तूप है, निर्माण है या चैत्य है, विहार है, इन सबको मैंने बौद्ध जो चैप्टर आपको पढ़ाया था उसमें डिटेल में बताया है कि ये सब क्या होते हैं। ठीक। और किस लिए यूज होते हैं, और ये आपके एक टर्म वाले जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम के लिए उनके लिए इंपॉर्टेंट भी होते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि चैत्य ग्रह जो है वो किस काम आते थे, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपको बताना होगा उसमें से। ठीक। तो आप बौद्ध वाले चैप्टर में जाके आप सारे इनके बारे में जान सकते हैं। ठीक। तो क्या हो गया, ये सारी जो विशेषताएं थी सातवाहन कला की वो ये सारी थी। ठीक। दूसरी चीज थी शैलकृत गुफाएं। सातवाहनों का शासन कहाँ था, आंध्र प्रदेश में था, तो इन्होंने जो शैलकृत गुफाएं बनवाई वो मोस्टली कहाँ बनवाई, आंध्र प्रदेश में। इससे पहले मौर्यों में अशोक अशोक का शासन कहाँ था, मगध में था, तो अशोक ने कहाँ पर बनवाई है, बराबर की गुफाएं बिहार में ही बनवाई हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अमरावती जो है वो सातवाहन काल का सबसे प्रसिद्ध कला केंद्र था। अमरावती शैली भारतीय बौद्ध कला की क्या है, श्रेष्ठ शैलियों में मानी जाती है। अमरावती को उस टाइम पे क्या कहा जाता था, धान्य कटक कहा जाता था। क्या कहते थे, धान्य कटक कहते थे। और धान्य कटक में सातवाहनों ने एक प्रसिद्ध स्तूप का भी निर्माण करवाया था। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, सातवाहनों के बारे में एक ध्यान रखेंगे, जो शीशे के सिक्के हैं, शीशे के सिक्के, इनका जो प्रचलन था ये किसने शुरू करवाया, सातवाहनों ने ही करवाया था। दूसरी चीज क्या है, जो सातवाहन थे ये कैसे थे, मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक। ठीक है, जैसे इनके नाम से पता चलता है, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। ठीक है, तो वशिष्ठी कौन थी, पुलमावी की माता थी। और नेक्स्ट क्या है, गौतमी पुत्र शातकर्णी। ठीक, तो गौतमी कौन थी, शातकर्णी की माता थी। इतना ध्यान रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, प्रमुख गुफाओं की बात कर लेते हैं।
गुफाओं में जो कार्ले गुफा है वो कहाँ है? मैंने आपको बताया इनका शासन कहाँ था, महाराष्ट्र में था। तो जो गुफाएं इन्होंने बनवाई वो कहाँ बनवाई हैं? मोस्टली महाराष्ट्र में ही बनवाई हैं। महाराष्ट्र में है भाजा, महाराष्ट्र में है नासिक, महाराष्ट्र में है कन्हेरी गुफा, ये भी महाराष्ट्र में है। ठीक है। और इन गुफाओं का निर्माण जो है वो व्यापारियों ने भी करवाया है, भिक्षुओं ने भी बनवाई है कुछ अपने निवास के लिए, और सातवाहन शासकों ने भी बनवाई थी। ठीक है। अब क्या होता है, जो तीसरी शताब्दी ईसवी शुरू होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, सातवाहन साम्राज्य का अंत हो जाता है। ठीक है, पतन हो जाता है। तो जब एक केंद्रीकृत सत्ता, मतलब थोड़ी बहुत शक्तिशाली थी जो सातवाहन, उस टाइम मौर्योत्तर काल में सबसे शक्तिशाली थे सातवाहन। तो जब शक्तिशाली शासन का अंत होता है तो क्या होगा, फिर से छोटे छोटे राज्य आएंगे। और उन्हीं छोटे छोटे राज्यों में कौन कौन आते हैं? इक्ष्वाकु आते हैं, आबीर आते हैं, वकाटक आते हैं। ठीक। तो यहाँ पर आपका शुंग, कंड और सातवाहन समाप्त होता है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू आज की क्लास के लिए।